हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर 6 यानी कि वंशागति के आणविक आधार, जिसमें हम डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ रहे थे। यानी कि वंशागति के आणविक आधार कि हमारा आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, जो माता पिता के जो लक्षण होते हैं उन वो बच्चे में किस तरीके से पहुँचते हैं, कौन जिम्मेदार होता है। तो हमने जाना था कि जो डीएनए होता है वही आनुवंशिक पदार्थ होता है जिसकी वजह से यही जिम्मेदार होता है कि माता पिता के लक्षण उनकी संतान में जाते हैं, इसी की वजह से, डीएनए की वजह से। ठीक है, तो प्रूफ हम देख चुके थे कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। काफ़ी साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने प्रूफ किया था इस बात को। उसके बाद हमने जाना आरएनए के बारे में कि आरएनए क्या होता है। तो आरएनए मैंने बताया था आपको, ये डीएनए से भी पहले आरएनए आया था और ये पहला आनुवंशिक पदार्थ था, क्योंकि आरएनए का विकास जो था वो डीएनए से पहले हुआ था और उसके बाद में आरएनए के रासायनिक रूपांतरण के बाद डीएनए बना। कि जब आरएनए का रासायनिक रूपांतरण कर दिया था तब डीएनए में वो चेंज हो गया। तो आनुवंशिक आरएनए जो है वो मैंने बताया आपको एचआईवी में मिलता है, इन्फ्लुएंजा में मिलता है, टीएमवी में मिलता है, पोलियोमाइलिटिस में मिलता है और इंसेफेलिटीज आदि में मिलता है, और पौधों के अधिकांश विषाणुओं में मिलता है। कुछ जीवाणु भोजी जैसे बैक्टीरियोफेज होते हैं, I2 Me2 R17 इनमें मिलता है। तो मैंने आपको बताया था कल कि जो डीएनए होता है, डीएनए वो क्या होता है, इस उसके पास सभी सूचनाएं होती हैं सबकी पूरी बॉडी के बारे में कि उसको कितनी हाइट देनी है, उसका रंग कैसा रखना है, किस तरीके से, यानी कि क्या क्या उसकी बॉडी में डेवलपमेंट हो रही है। तो ये सारी सूचनाएं डीएनए के पास होती हैं। डीएनए इन सारी सूचनाओं को एमआरएनए को देता है, यानी कि मैसेंजर आरएनए को, और मैसेंजर आरएनए क्या करता है, वो कोशिका द्रव्य में जाता है, कोशिका द्रव्य को भी सूचनाएं देता है और कोशिका द्रव्य मिलकर प्रोटीन बनाती है। और प्रोटीन क्या करता है, हमारे जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन बींग्स का, उसका निर्माण करते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था कि जब डीएनए जो होता है ये आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो कुछ विषाणु ऐसे भी होते हैं जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो उनमें बॉडी डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, तो उनमें क्या होता है कि उनमें जो आरएनए होता है वो पहले डीएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से आरएनए डीएनए में चेंज होता है, यानी कि उसका रासायनिक रूपांतरण होता है। उसके बाद डीएनए एमआरएनए में सूचनाएं भेजता है, एमआरएनए कोशिका द्रव्य में जाती हैं, कोशिका द्रव्य में सूचनाएं देते हैं और कोशिका द्रव्य मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ठीक, तो अब पढ़ेंगे डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या है हमारा। डीएनए के बारे में वैसे मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी थी, लेकिन आज इसकी संरचना के बारे में जानेंगे कि डीएनए की संरचना कैसी होती है और किस किस से मिलकर डीएनए जो होता है वो बना हुआ होता है। तो डीएनए जो होता है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक, एक लॉन्ग पॉलीमर होता है, एक लंबा बहुलक होता है। ठीक है, और डीएनए की जो लंबाई होती है वो उसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करती है, यानी कि उसमें जितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे डीएनए की लंबाई उतनी ही ज़्यादा लंबी होगी, जो कि जीवों की एक विशेषता होती है। यानी कि जीवों की एक विशेषता होती है, डीएनए जितना लंबा उसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करता है डीएनए की लंबाई भी। अब जानते हैं डीएनए की संरचना के बारे में कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किस प्रकार से होता है। तो मैं आपको बता दूं कि डीएनए जो होता है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, यानी कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली का मतलब होता है अनेक, यानी कि अनेक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले आपके वर्ड्स क्लियर हो उसके बाद आप जान पाएंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। और डीएनए जो होता है वो पॉली न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, पॉली क्या होता है, तो पॉली आप बता सकते हो, पॉली बोलते हैं अनेक, यानी कि बहुत सारे। और न्यूक्लियोटाइड होते हैं हमारे, न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा और फास्फेट ग्रुप। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आप बता सकते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा और फास्फेट ग्रुप से मिलकर बने होते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो एक डीएनए की संरचना है यहाँ पे। तो डीएनए की संरचना आपको पता है इस तरीके से होती है, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड ये और एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ये। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोटाइड है ये दोनों, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड बहुलक होते हैं, तो लंबा बहुलक मैंने आपको बताया, न्यूक्लियोटाइड एक लंबा बहुलक होता है, बहुलक यानी कि दो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा और फास्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या है, पेंटोस शर्करा है प्लस पेंटोस प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजन क्षार, 1 2 3 4 और 1 और 2, यानी कि 5 यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोस शर्करा प्लस फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है।
ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये न्यूक्लियोटाइड में जो होते हैं इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप। तो ये तो मैंने आपको भी ऐसी मतलब समझाने के लिए बताया है कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं डीएनए में। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोस शर्करा प्लस फॉस्फेट ग्रुप इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। ये फॉस्फेट ग्रुप है आपका, ये शुगर है आपका, शर्करा यानी कि, और ये नाइट्रोजन क्षार है। इस तरीके से होते हैं आपके जुड़े हुए। अब आते हैं नाइट्रोजनी जो क्षार होते हैं। सबसे पहले जब न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनी क्षार क्या होते हैं, क्योंकि ये भी क्लियर करना जरूरी है कि जब न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा, फॉस्फेट ग्रुप, तो हमें ये भी नहीं पता कि नाइट्रोजनी क्षार क्या होते हैं, पेंटोस क्या होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप क्या होते हैं। तो नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्यूरिन प्लस पिरीमिडीन। अब जो प्यूरिन होता है वो भी 2 चीज़ों से मिलकर बना, उसके भी 2 टाइप होते हैं, एडेनिन प्लस ग्वानिन। और जो पिरीमिडीन होता है वो 3 टाइप का होता है, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो केवल 4 क्षार से, 4 नाइट्रोजनी क्षार से मिल, उसमें केवल 4 नाइट्रोजनी क्षार पाई जाती है, 5 नहीं पाई जाती है। 1 2 3 4 5 है, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, सभी में 4 नाइट्रोजनी क्षार पाई जाती हैं, दोनों में ही 5 नहीं पाई जाती। यानी कि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता। अब आरएनए में पाया जाता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यानी कि आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता और डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता। तो ये बात नोट करने वाली बात है और याद करने वाली बात है सबसे पहले कि जितने भी डीएनए होते हैं वो 4 नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बने हुए होते हैं। अब देखते हैं इनकी संरचना, यानी कि जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, इनकी संरचना देखते हैं कि इनकी संरचना कैसी होती है। तो ये जो होते हैं एडेनिन की जो संरचना होती है ये द्विचक्रीय होते हैं, यानी कि ये एडेनिन की संरचना इस तरीके से द्विचक्रीय होते हैं। बाकी आपको इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस फिर भी मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताई है ये संरचनाएं। तो जो एडेनिन की संरचना होती है वो इस टाइप से होती है, यानी कि नाइट्रोजनी क्षार इस तरीके से अटैच्ड होते हैं उस पर। ठीक, अब आते हैं ग्वानिन। ग्वानिन भी द्विचक्रीय होते हैं, उसमें नाइट्रोजन क्षार इस तरीके से अटैच्ड होता है। तो ये ग्वानिन की संरचना, ये भी द्विचक्रीय होते हैं। अब आता है साइटोसिन। तो साइटोसिन जो होते हैं ये एक चक्रीय होते हैं। ठीक, इस पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी जुड़े होते हैं, ऑक्सीजन भी जुड़े होते हैं, प्लस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी जुड़े हुए होते हैं साइटोसिन में। ठीक, उसके बाद आता है यूरेसिल। यूरेसिल जो होता है ये भी एक चक्रीय होता है, लेकिन यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। ये बात आपको पहले ही क्लियर कर दूं मैं कि मैंने आपको बताया भी है कि जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं डीएनए में वो 4 पाए जाते हैं, तो आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। तो यूरेसिल जो होता है वो भी इस तरीके, उसकी संरचना भी एक चक्रीय होती है। अब आते हैं थायमीन। थायमीन जो होते हैं ये भी एक चक्रीय होते हैं और ये डीएनए में पाई जाती है। इसकी संरचना भी होती है, इसकी संरचना भी एक चक्रीय होती है इस तरीके से, यानी कि फर्स्ट NH, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड नाइट्रोजन, फोर्थ पे कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, इस तरीके से अटैच्ड होती है। अब आती है पेंटोस शर्करा कि पेंटोस शर्करा क्या होती है। तो पेंटोस शर्करा जो होती हैं, नाइट्रोजनी क्षार के बारे में पढ़ चुके। अब सेकंड हमारा पेंटोस शर्करा है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोस शर्करा प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो पेंटोस शर्करा क्या होती है, तो पेंटोस शर्करा होती है पंच कार्बनी होती है। पंच कार्बनी यानी कि 5 कार्बन जुड़े हुए होते हैं, ऐसी शर्करा होती है जिसमें शुगर मॉलिक्यूल जिसमें 5 कार्बन उपस्थित हो। जो पेंटोस शर्करा होती है उसके 2 टाइप्स होते हैं, डीऑक्सी राइबोस शर्करा और राइबोस शर्करा, जो कि आरएनए और डीएनए दोनों में पाई जाती है। यानी कि डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो और आरएनए की राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या होती है, डीऑक्सी राइबोस शर्करा ये डीएनए में पाई जाती है और राइबोस शर्करा ये आरएनए में पाई जाती है। अब देखते हैं राइबोस शर्करा का, जो राइबोस शर्करा होती है उसका किस तरीके से आप पहचान करेंगे कि ये राइबोस शर्करा है। तो जो राइबोस शर्करा है उसकी संरचना इस तरीके से होती है, यानी कि इसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फोर्थ और फिफ्थ। यानी कि यहाँ पे इस तरीके से 5 कार्बन पाए जाते हैं। और जो इसका सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन होता है इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होते हैं राइबोस शर्करा में। अब जो डीऑक्सी राइबोस शर्करा और राइबोस शर्करा में डिफरेंस क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सेम संरचना वही है, लेकिन इसमें क्या होता है
कि इसमें सेकेंडरी ग्रुप पे हाइड्रोजन अटैच्ड है और यहाँ पे सेकेंडरी जो कार्बन है उस पे क्या है, सेकेंडरी कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ बस इतना ही डिफरेंस है कि जो राइबो शर्कराएं होती हैं उसमें सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है और डीऑक्सी राइबोज में सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड होता है। तो ये होता है डिफरेंसेस राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा में। तो अंतर तो मैं आपको बता ही चुकी, लेकिन फिर भी राइबो शर्करा में क्या होता है कि सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित होता है और डीऑक्सी राइबो शर्करा में सेकेंडरी पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होता है और इसकी जगह पे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है डीऑक्सी राइबो में। अब आते हैं आपके न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप आपको पढ़ना है, आप पेंटोस पढ़ चुके हैं, आप अपना नाइट्रोजनी क्षार पढ़ चुके हैं, तो थर्ड आपका फॉस्फेट ग्रुप ही बचता है कि फॉस्फेट ग्रुप क्या होते हैं। तो नाइट्रोजनी क्षार को हम देख चुके हैं कि 5 प्रकार का होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। पेंटोस शर्करा जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, डीऑक्सी राइबो शर्करा और राइबो शर्करा, जिसमें आप डिफरेंस भी पढ़ चुके हैं कि दोनों की संरचनाएं सेम होती हैं, लेकिन सेकेंडरी कार्बन पर राइबो शर्करा में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है और डीऑक्सी राइबोज में सेकंड शर्करा पर हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड होता है। बस इतना सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड्स यानी कि बात है फास्फेट ग्रुप, तो फास्फेट ग्रुप में आपके 2 टाइप्स आते हैं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। बस इसमें फ़र्क कितना ही होता है से और टे का, कि वो न्यूक्लियोसाइड है और ये न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोस शर्करा से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी कि वो 2 से मिलकर बने हुए होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोस शर्करा। और जो आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये आपके नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोस शर्करा प्लस फॉस्फेट ग्रुप तीनों से। तो देखेंगे आपके न्यूक्लियोसाइड में कि ये पेंटोस जो शर्करा है, पेंटोस की शर्करा की आपकी ये पे संरचना बनाई हुई है मैंने। तो पेंटोस शर्करा में क्या होता है कि पेंटोस जो शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, तो डीऑक्सीराइबोस में क्या होगा कि जो सेकेंडरी कार्बन है उस पर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट है। तो जब इसका न्यूक्लियोसाइड में चेंज करेंगे हम, तो इसके प्राइमरी पे नाइट्रोजन अटैच्ड हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो राइबोस शर्करा होती है उसकी प्राइमरी पे क्या होता है, उस पर हाइड्रोजन ही अटैच्ड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप आ जाता है, तो ये हो जाता है न्यूक्लियोसाइड आपका। तो ये हो जाती है आपकी नाइट्रोजनी क्षार पेंटोस शर्करा के प्राइमरी कार्बन पर जुड़ा रहता है नाइट्रोजनी क्षार, तो ये होता है आपका न्यूक्लियोसाइड। अब आता है आपका न्यूक्लियोटाइड कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड में आपको बता चुकी नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोस शर्करा प्लस फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये भी सेम संरचना कैसी होती है, ये भी पेंटोस की सेम संरचना होती है पेंटोस शर्करा की, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें प्राइमरी पर तो नाइट्रोजन क्षार चिपका हुआ होता है और फिर जो 5th कार्बन है उस पर आपका फॉस्फेट ग्रुप 5th कार्बन पर अटैच्ड होगा। तो ये फर्क है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में। तो ये थी जो डीएनए होता है, डीएनए जिससे मिलकर बना हुआ होता है उसके बारे में। अब आती है डीएनए की संरचनाएं कि डीएनए की संरचनाएं कैसी होती हैं, किस तरीके से होती है, यानी कि डीएनए जो होता है उसके बारे में जानेंगे प्रॉपर तरीके से। अभी फिलहाल हमने ये जाना कि जो डीएनए होता है वो नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोस शर्करा प्लस फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन क्षार में क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन क्षार के 2 टाइप्स होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। पिरामिडिन में क्या होता है कि एडेनिन, प्यूरिन जो होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन। पिरिमिडिन के क्या होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। यानी कि जो डीएनए है उसमें कितनी चीज़ें हैं आपकी, नाइट्रोजनी क्षार में भी आपके 2 टाइप्स हो गए, उन 2 टाइप्स में भी आपके 5 हो गए। उसके बाद पेंटोस शर्करा आती है, उसमें डीऑक्सीराइबो शर्करा हो गई, राइबो शर्करा हो गई आपकी। उसके बाद आपकी आती है फॉस्फेट ग्रुप, तो फॉस्फेट ग्रुप में भी आपका क्या हुआ कि उसमें भी 2 टाइप्स हो गए, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरीके से पहले आपकी बेसिक चीज़ें थी जो आपको पहले पता होनी चाहिए, यानी कि जो वर्ड्स हैं ये आपको क्लियर हो, जिससे कि आपको भी पूछ ले कि अगर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं तो आप डायरेक्टली बता सके कि ये होता है। डीऑक्सीराइबो शर्करा ये होती है, राइबो शर्करा ये होती है, यानी कि डीऑक्सीराइबो डीएनए में पाई जाती है, राइबो आरएनए में पाई जाती है। नाइट्रोजन क्षार ये होते हैं कि प्यूरिन और पिरिमिडिन से मिलकर बने हुए होते हैं, और प्यूरिन और पिरिमिडिन क्या होते हैं, ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल से मिलकर बने हुए होते हैं। फॉस्फेट ग्रुप क्या होते हैं कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए होते हैं आपके, ठीक है। तो आज के लिए आपका इतना ही। बाकी जो डीएनए के बारे में है वो नेक्स्ट, ये भी डीएनए के बारे में था, लेकिन डीएनए के बारे में ये जो आपके वर्ड्स हैं वो मैंने क्लियर किए, जितने भी इसमें वर्ड्स आ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड वगैरह जो भी है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ये सब अभी आपके क्लियर कर दिए। तो उसके बाद हम डीएनए की जो मेन संरचना है कि डीएनए जो द्विकुंडलित होता है किस तरीके से होता है, क्या इसका रोल होता है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे।